स्टूडेंट्स, अपने जो 11th में बुक लगी है इस बार 2020-21 के सेशन में, वो ये है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग फर्स्ट तो ये 11th में लगा है, और इसी बुक का जो भाग सेकंड है वो 12th में लगा है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग सेकंड ये 12th में लगी है बुक। तो अपने आज जो टॉपिक कर रहे हैं ये 11th की बुक से कर रहे हैं, और फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है औपनिवेशिक भारत, सतत शोषण का काल। इसमें अपने देखेंगे कि जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था तो भारत को किस प्रकार के आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा, यानी किस तरीके से भारत का जो धन था वो इंग्लैंड में ले जाया गया और भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। तो वो चीजें अपने देखते हैं। अपने स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से, यानी इसका आगमन भारत में कब हुआ है, कब इसको अधिकार पत्र मिला था और इनका उद्देश्य क्या था भारत में आने का। तो अपने देखना है कि सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया है भारत में व्यापार करने के लिए, यानी अनुमति चाहिए होती है किसी दूसरे देश में व्यापार करना है, तो वहां की जो शासिका है एलिजाबेथ, उसने इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी है इंग्लैंड की, इसको अधिकार दिया है कि आप पूर्वी देशों में जाकर व्यापार कर सकते हैं, जिनमें भारत भी एक है पूर्वी देशों में। तो इसके बाद ये भारत में आती है, 1600 ईस्वी में इसको अधिकार मिलता है भारत में आने का। तो यहां पर जब ये भारत में आती है तो इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना। यहां इनके कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जब ये भारत में आए हैं तो इसका पहला जो इनका उद्देश्य था वो था व्यापार करना। तो अब अपने देखेंगे कि बंगाल में कंपनी अपने पैर कैसे जमाती है। तो पहले तो अपने यही बात करते हैं कि जब ये भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, इससे पहले और भी देशों की कंपनी आई हुई थी, जैसे पुर्तगाली है, और इनके साथ बाद में भी आए हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तो इसका मतलब है कि जो इंग्लैंड वाली कंपनी है इनके साथ पुर्तगाली कंपनियां भी है, डच कंपनियां भी है, फ्रांसीसी कंपनियां भी है, ये सारी भारत में व्यापार कर रही हैं। तो आपस में इनमें कंपटीशन है कि व्यापार में कौन सक्सेस होता है, कामयाब होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कामयाब इंग्लैंड की कंपनी रहती है। ये आपस में इनको हराकर देश से निकलवा देते हैं। हालांकि कुछ है क्या, जैसे पुर्तगाली वो बाद में गए हैं, लेकिन वैसे मेन अपने बात करें तो ये जीतते हैं इस कंपटीशन में, व्यापार में। तो धीरे धीरे क्या है, इनको समझ में आता है कि अपने राजनीतिक रूप से भी प्रभावी होना चाहिए भारत में। तो सबसे पहले ये अपने पांव जमाते हैं बंगाल में, यानी भारत में अगर बात की जाए सबसे पहले अपना प्रभुत्व स्थापित करना या राजनीतिक अधिकार स्थापित करना इन्होंने शुरू किया है, तो बंगाल में शुरू किया है। और बंगाल में जो ये शुरू करते हैं तो ये शुरू होता है प्लासी के युद्ध से, यानी इनके कदम जो भारत में जमते हैं बंगाल में प्लासी के युद्ध से। ये युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, और अंग्रेजों का ये युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला की हार होती है इसमें, और इंग्लैंड वाले ये कंपनी जो है ये जीत जाती है। तो यहां से इनके राजनीतिक जो प्रभुत्व है उसकी शुरुआत हो जाती है, यानी राजनीतिक रूप से जो अपने बाद में देखेंगे पूरी तरह से अधिकार हो जाता है इनका भारत पर। तो शुरुआत यहां से होती है प्लासी के युद्ध से, तो राजनीतिक अधिकार की शुरुआत होती है। तो यहां सिर्फ प्रारंभ था, ये कदम इनके स्थायी होते हैं यहां से बक्सर के युद्ध से। तो ये बक्सर का जो युद्ध है ये होता है 1764 ईस्वी में। अब ये देखेंगे कि ये किन किन से होता है अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के सामने तीन जनों की संयुक्त सेना है। वो है एक तो बंगाल का अपदस्थ नवाब,
अपदस्थ नवाब का मतलब है कि अभी अभी उसको हटाया जा चुका था सीट से, पहले वो नवाब था मीर कासिम, तो इसको हटाया गया था, इसी वजह से ये नाराज है, इसने युद्ध किया है। और इनके साथ में है मुगल शासक जिसका पूरे भारत पर अधिकार था, शाह आलम सेकंड। और प्लस में है अवध का नवाब शुजाउदौला। ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ, बंगाल का अपदस्थ नवाब है मीर कासिम, मुगल राजा है शाह आलम और अवध का नवाब है शुजाउदौला। इन तीनों की संयुक्त सेना की भी हार होती है अंग्रेजों के सामने बक्सर के युद्ध में। तो जब अंग्रेज यहां जीत जाते हैं तो कहा जाता है कि उनके जो कदम थे वो स्थायी हो गए भारत। यानी दो युद्ध अपने देखे, प्लासी का और बक्सर का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध से तो शुरुआत होती है इनके राजनीतिक प्रभुत्व की, और कुछ सालों बाद ही जब ये बक्सर का युद्ध होता है तो इनके कदम स्थायी हो जाते हैं, यानी इनका प्रभुत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मुगल शासक को हरा दिया इन्होंने, शाह आलम को। तो इस तरीके से मुगल शासक जो था वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अपने ये तो जानते हैं कि इससे पहले मुगलों का शासन है जब ये भारत में आए हैं तब भी, और उससे पहले से चल रहा है। तो यहां से अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं मुगल शासक, उनके हाथों की कठपुतली बन गए। तो यहां से शुरुआत होगी अंग्रेजों के प्रभुत्व। अब है अपने देखेंगे कि देश के व्यापार पर कंपनी ने नियंत्रण किया धीरे धीरे, और देश का आर्थिक शोषण किया। वो कैसे? तो यहां क्या है, देश का व्यापार, जैसे अपने व्यापार में मेन जो सूती कपड़े हैं उनकी मांग थी विदेशों में, और जो प्रस्तर कला वगैरह है, कशीदाकारी है, ये जो कुटीर उद्योग हैं ये बहुत फेमस थे अपने देश, तो इनकी बहुत ज्यादा मांग भी थी विदेशों में। तो यहां इन्होंने क्या किया, अब ऐसी नीति अपनाई कि इनको बिल्कुल नष्ट किया जा सके, इन उद्योग धंधों, और भी हैं इनके साथ उद्योग धंधे, इन सबको नष्ट करने की नीति अपनाई। तो इसके तहत सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जब ये भारत का कपड़ा है ये इंग्लैंड में जाता है, भारत के कपड़े की इंग्लैंड में मांग है, तो इस वजह से जो इंग्लैंड का कपड़ा है वो नहीं बिक रहा जो वहां की कंपनियां बना रही हैं। भारत के कपड़े की तो मांग थी इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड में जो बना कपड़ा था उसकी मांग नहीं थी। तो इंग्लैंड की कंपनियों ने ये शिकायत की कि इस तरीके से तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, यानी भारत का आया कपड़ा यहाँ बिकता रहेगा और जो हम बना रहे हैं वो बिक नहीं रहा। तो उन्होंने जब शिकायत की तो ऐसी नीतियां अपनाई गई जिसमें क्या था कि भारत से आने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अपने यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कपड़े पर नहीं, उसके बाद धीरे धीरे और चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी भारत से माल विदेश में जाकर नहीं बिक सकता। और जो थोड़ा बहुत सामान जाता भी था जिन पर प्रतिबंध नहीं था, उनके मामले में क्या किया गया कि इंग्लैंड में भारतीय माल पर चुंगी बढ़ा दी गई। अब इसको समझते हैं कि जो भारत का माल इंग्लैंड में बिकने के लिए जा रहा है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ, वो माल बहुत महंगा हो गया वहां ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो इसलिए महंगा माल कोई खरीदेगा नहीं, तो बिकना बंद हो गया ये भारतीय माल वहां पर। और इसके विपरीत जो इंग्लैंड का माल था भारत में आता था जब, तो चुंगी इस पर बिल्कुल हटा ली गई।
यानी इंग्लैंड का माल जब तैयार होकर भारत में आता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, इसलिए वो बहुत सस्ता पड़ता था, तो वो ज़्यादा बिकता था, तो इसलिए इसकी मांग बढ़ी। तो इनकी यही नीतियां थी कि भारत में जो सामान तैयार हो रहा है उसकी मांग बिल्कुल कम कर दी जाए ताकि वो उद्योग धंधे चौपट हो जाएं, और उसके विपरीत जो इंग्लैंड का माल भारत में बिकने के लिए आ रहा है उसकी मांग बढ़ा दी जाए। तो इस तरीके से इन्होंने, कंपनी ने नियंत्रण स्थापित किया। और आर्थिक शोषण कैसे किया ये अपने देखते हैं। ये रमेश चंद्र दत्त आर्थिक इतिहासकार हैं। वो इसको अपनी परिभाषा में व्यक्त करते हैं कि कैसे आर्थिक शोषण किया। वो कहते हैं कि जब कोई राजा कर लेता है, यानी टैक्स वगैरह लेता है, तो वह सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल सोखने के समान होता है। जो वर्षा द्वारा पुनः भूमि को जल लौटाता है। परंतु ये सूर्य जल भारत से सोखता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। वर्षा इंग्लैंड में करता है। अब इसको समझते हैं आपने कि क्या कहा है रमेश चंद्र दत्त ने। वो कहते हैं कि जब कोई राजा टैक्स लेता है अपनी प्रजा से तो सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल सोखने के समान है, जो वर्षा द्वारा पुनः भूमि को लौटा देता है। जैसे सूरज जल सोखता है पृथ्वी से, जलाशयों से, और उसके बाद उसी जल को वापस वर्षा के रूप में धरती पर भेज देता है, यानी पुनः ज्यादा करके लौटा देता है उसको। तो ऐसे ही राजा करता है कि पहले टैक्स लेता है प्रजा से, फिर प्रजा के कल्याण के कार्य करवाता है, तो इस तरीके से प्रजा के पास वापस आ जाता है वो पैसा सुविधा के रूप में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब अंग्रेज भारत में है तो यहाँ का जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, जल तो भारत से सोख रहा है परंतु भारत को वापस नहीं लौटा रहा। वर्षा कहाँ कर रहा है, इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कमाई हो रही है भारत से वो सारी कंपनियां कहाँ भेज रही हैं, इंग्लैंड में, धन निकासी के रूप में। तो अब अपने आगे देखते हैं कि ये धन निकासी किस प्रकार से की गई है। जैसे कि दादा भाई नेहरू ने इस पर विस्तार से बताया, वो अपने बात करते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं धन का निकास, यानी भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन कर दिया गया, इंग्लैंड में भेज दिया गया सारा धन। और वो कैसे कैसे भेजा गया और ये किसने बताया कि ये धन का निकास इस तरीके से हुआ, सबसे पहले ये अपने बात करेंगे। तो धन का निकास जो सिद्धांत था इसको दिया है दादा भाई नेहरू जी। सबसे पहले इस पर बात दादा भाई नेहरू जी ने की और इनकी बुक है जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया, वो है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक है इनकी जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत। और दादा भाई नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था। और इसी के अंतर्गत इन्होंने प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय थी 20 रुपए बताए थे।
तो दादा भाई नेरोजी के अनुसार धन निष्कासन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, यानी किन किन तरीकों से भारत का पैसा इंग्लैंड में चला गया, तो वो 3 तरीके की ये पद्धतियां थी, वो अपने देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि गृह व्यय पर जो पैसा खर्च होता था गृह व्यय के नाम से, वो भारत में गया है। इसमें कौन कौन से आते थे? कंपनी का जो लाभांश होता था, कंपनी का लाभांश का मतलब है कंपनी को जितना भी फायदा हुआ है वो सारा फायदे के रूप में कहां चला जाता था? इंग्लैंड में, वहां भेज दिया जाता था। और सैनिक और असैनिक जितने भी खर्चे होते थे, उन पर जो पैसा खर्च होता था वो वहीं भेजा जाता था, क्योंकि वहीं से कंट्रोल होते थे ये सारी पावर। और इसके अलावा जो खरीद होती थी भारत के लिए सामान की, तो वो सारा कहां से खरीदा जा रहा है? इंग्लैंड से। तो खरीद रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है? इंग्लैंड में। तो इस तरीके से जो सारा पैसा है वो इंग्लैंड में जा रहा है। अब है विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड के लोग थे या कहीं व्यापारी थे जो भी इंग्लैंड में रहते थे, वो व्यक्तिगत रूप से निवेश करते थे भारत में। इसका मतलब है कि भारत में जो भी काम हो रहा है उन पर पैसा लगाते थे इंग्लैंड के लोग ब्याज के लिए, तो उनको ब्याज के रूप में पैसा मिलता था। जैसे उन्होंने कुछ राशि लगाई, उस राशि पर जितना ब्याज मिलेगा वो इंग्लैंड में वहां उनके पास भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से भी जो भारत का पैसा है वो इंग्लैंड में जा रहा है। और तीसरी जो पद्धति थी धन के निष्कासन की, वो है विदेशी बैंक और बीमा कंपनियां। ये कंपनियां क्या करती थी? भारत में पैसा कमाकर विदेश में निवेश करती थी। यानी भारत से जो कमाई हो रही है वो भारत में निवेश ही नहीं की जा रही, विदेशों में की जा रही है। तो इससे भी निष्कासन हो गया पैसे का विदेशों में। तो ये दादा भाई नेहरू बताते हैं कि इन 3 तरीकों से जो भारत का धन है वो इंग्लैंड में चला गया। अब अपने देखेंगे कि उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि वो पहले भी अपने बात कर ली है। मेन चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि अब भारत क्या बन गया? कच्चे माल का निर्यातक बन गया। कच्चे माल का निर्यातक का मतलब है कि भारत से सारा कच्चा माल इंग्लैंड में जाने लगा। और इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति हो रही थी। और उनको कच्चा माल चाहिए था उद्योग धंधों के लिए, तो वो कच्चा माल भारत से ले जा रहे हैं, जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। और नियंत्रण में ही है क्योंकि व्यापार तो इनको, और अगर नहीं देना चाहते लोग तो उनको मारपीट से कैसे भी ये कच्चा माल वहां ले जाया जा रहा है। और वैसे भी कच्चा माल वो यहाँ रख के भी क्या करें, उनके बनाए सामान की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए कच्चा माल वहां भेजा जा रहा है। तो उद्योगों पर ये फर्क पड़ा, कच्चा माल वहां जा रहा है तो उद्योग धंधे चौपट हो गए, क्योंकि कच्चा माल है नहीं तो उद्योग धंधे कैसे स्थापित होंगे। और इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जब उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं, उद्योग धंधे नष्ट होने से भार आ गया कृषि पर। क्योंकि लोगों ने कोई काम तो करना ही है, तो कृषि पर आश्रित हो गए वो। और इससे क्या हुआ? जमीन के बहुत सारे टुकड़े हो गए, क्योंकि ज्यादा जने उस पर जीविका का उपार्जन करना चाहते थे उसी भूमि से, छोटे टुकड़े से। पहले वो उद्योग धंधों में लगे हुए व्यक्ति थे, तो वहां से जब उनके उद्योग धंधे चौपट हुए तो वापस वो खेती पर आ गए। खेती की जमीन कम है लेकिन ज्यादा जने धन उपार्जन करने वाले उससे, तो इसलिए जमीन के ज्यादा टुकड़े हुए। एक तो ये इस वजह से कृषि पर प्रभाव विपरीत पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव। और दूसरा कारण ये भी था कि अंग्रेजों का नियंत्रण है, तो उन्होंने लगान जो व्यवस्था की थी, टैक्स लेने की व्यवस्था,
वो भी क्या थी, प्रतिकूल थी भारतीयों के, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, अलग अलग तरीके की टैक्स लेने की पद्धतियां शुरू की उन्होंने, तो इस वजह से भी कृषि भी नष्ट हो गई। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के कारण अपने भारत के जो उद्योग धंधे थे वो भी चौपट हो गए और कृषि पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब अपने आगे वाली वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन सी लगान व्यवस्थाएं इन्होंने शुरू की थी इंग्लैंड। तो आज की ये जो टॉपिक है आज का वो यहाँ खत्म हो।